प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीके और जीएस की इस क्लास के लिए फायदे क्या क्या हैं। देखो, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये विगत वर्षों में पूछे गए सवाल होंगे। और ध्यान रहे, एग्जाम से पहले इसे जरूर आपको देखना होगा। और ये आप किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपका पेट का एग्जाम या पेट का फॉर्म 14 तारीख से भरा जाने वाला है और पेट की परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर जीके और जीएस की क्लास। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, समझिए। देखिए, कहता है कि भारतीय भविष्य का ईंधन किसे भैया भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। नोबेल गैस कहलाता है। तो नोबेल गैस कौन सा है? तो नोबेल गैस के रूप में हम समझेंगे हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। तो बताओ, भविष्य का ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन। और नोबेल गैस कौन सा? तो हीलियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अगर भारत की बात करें तो भैया भारत का राष्ट्रीय फूल आपने देख लिया, फूल है कमल। और राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या? बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते होता है भैया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। बात समझ रहे? जन गण मन। बात समझ रहे? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। तो भारत से संबंधित ये सभी आप याद कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। कह रहा जनगण मन के रचयिता कौन है? तो भैया जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि लेख के रूप में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के रूप में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। चलिए अगला है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 30 साल। लोकसभा भारत का एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है या द्वितीय सदन है? द्वितीय सदन होता है। लोकसभा भारत में अस्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, या इसे हम कह सकते हैं जनता का सदन है। लोकसभा जनता सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। लोकसभा सदस्यों का आयु होती है कितनी? तो 25 वर्ष होता है। राज्यसभा प्रथम, ऐसे कहें, पहला सदन है, प्रथम सदन है, अस्थाई सदन है। और ये इसमें ऐसे कहें राज्यसभा के सदस्यों का
कार्यकाल तो कोई नहीं होता, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कोई नहीं होता, परंतु प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य जो है स्थापित कर दिए जाते हैं, या 1/3 सदस्यों का अवकाश घोषित कर दिया जाता है और 6 साल तक ये कार्य करते हैं, 6 वर्ष तक। और न्यूनतम आयु सीमा राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। क्या ये बातें समझ में आ जाएगी? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? लो, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला। अगर प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। कौन है भैया? सरोजनी नायडू हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो सरोजनी नायडू, और ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी है। और ये किस राज्य की रही भैया? किस राज्य की रही? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। दोनों लोग यूपी यानी उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश राज्य की रही। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही? तो इंदिरा गांधी रही। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो पीएम इंदिरा गांधी रही। प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की तो सुचेता कृपलानी। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहता है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भैया ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछा है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है अंशतः लचीली और अंशतः कठोर है। वैसे यहाँ पर आप देखिए एकात्मक एवं संघात्मक है। भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो एकात्मक है और संघात्मक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, भारतीय संविधान में नागरिकता एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषता है। सवाल आपसे पूछा जाता है, एक बार पूछा गया भारतीय संविधान की प्रकृति है कैसी? तो अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है। यह सवाल का उत्तर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर भैया? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में है। अगला आप बताइए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भैया उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। कहाँ पर है? नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से रामगंगा नदी बहती है, याद रखना। चलिए केवलादेव पक्षी विहार कहाँ पर है? तो केवलादेव पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर जिला में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? असम में है। असम के जोरहाट जिला में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ है भैया? समसपुर पक्षी विहार। चंद्रप्रभा पक्षी विहार कहाँ है? तो भैया चंद्रप्रभा पक्षी विहार वाराणसी में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड नैनीताल में। केवलादेव राष्ट्रीय विहार पक्षी विहार कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर से गुजरात आप याद कर सकते हैं, गुजरात यानी जूनागढ़ में। कहाँ भैया? जूनागढ़ में, गुजरात में है, याद हो जाएगा। एक बार पुनः फिर से देखेंगे तो भैया दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में।
चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। केवलादेव पक्षी विहार कहाँ? राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, जिसे आपको याद कर लेना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल। यहां से बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। अगला कह रहा पाकिस्तान। देखो भैया, पाकिस्तान की बात हो गई, सीज फायर हो गया है। अब ना ही भारत और गोली या बारूद या बम का विस्फोट कर सकता है, ना ही पाकिस्तान कर सकता है। अब बैठक की बात हो रही है, तो आज दिन में 12 बजे समझौते पर कुछ बातचीत होगी और युद्ध को विराम कर दिया गया है। नहीं तो मैं तो चाहता था कि इसी बार इसी लगे हाथ पीओके यानी पूरा कश्मीर को है अपने कब्जे में हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। ये मेरा जहां तक विचार है कि पूरा पीओके जो हमारा गया है, तब थोड़ा सा भारत पूरा शांति दृष्टि से एकदम महफूज कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा आज क्या होगा। चलिए देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भैया पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य, तो देखो पाकिस्तान ऐसे कोने पर है भैया पाकिस्तान। तो पहला क्या है? जम्मू कश्मीर है। पाकिस्तान से सटे कौन कौन से राज्य हैं भैया? जम्मू कश्मीर J&K है, फिर पंजाब है, फिर आप देखेंगे तो राजस्थान है, पंजाब है, राजस्थान है, फिर उसके बाद गुजरात है। बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर कौन है? गुजरात है। आप देखते हो मैप में, कैसे देखते हो? मैप में तो ऐसे होता, बहुत सही मैप तो नहीं मैं बना पाऊंगा, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करता हूं। बात समझ रहे हैं? बनाने का प्रयास करता हूं। ऐसे मैप होता है, बात समझ गए ना? ऐसे मैप होता है कि नहीं होता है? भारत माँ का नक्शा, भारत माता की लाल, भारत माँ का नक्शा। मेरे इस नक्शे बनाने पर एक लाइक जरूर आपको बनता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका पूरा है, बात समझ रहे? जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद ये लद्दाख है, फिर उसके बाद आपको पंजाब मिल जाएगा, फिर आपको जो है राजस्थान मिल जाएगा, फिर ये क्या मिल जाएगा? गुजरात मिल जाएगा। तो ये पाकिस्तान से सटे हुए राज्य है। 3316 किलोमीटर कुल सीमा है पाकिस्तान की भारत से साझा करती है, 3316 समथिंग। तो बताओ जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान किससे सटे हैं? पाकिस्तान से। नल्ला पाकिस्तान जो बार बार जो है गुस्ताखी करता रहता है। इस बार तो मौका था, मिला था सबक सिखाने का, क्यों भाई? लेकिन कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा। कह रहा ऊन का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन किया जाता है। अगले सवाल की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है, कहता है भारत स्थित है। भारत स्थित है तो भैया भारत किस गोलार्ध का देश है? देखो ऐसे कहें, गोलार्ध की बात करें तो पृथ्वी ऐसे गोल है, ये भैया उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहां से 0 अंश अक्षांशीय रेखा है और ये देशांतरीय रेखाएं हैं। और भारत जो आपका स्थित है, देखो यहां पर भारत आपका स्थित है, भारत यहां पर स्थित है 0 अक्षांश से ऊपर, यानी ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत कौन सा देश है भैया? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत कहाँ भैया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। बात समझ गए? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कौन था भैया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। अगर कहें भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इस बार 2025 में प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो भैया पीएम नरेंद्र मोदी, सभी लोग जान रहे हैं। कौन जान रहा है? नरेंद्र मोदी। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बता सकते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं, नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में। नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 से 1860 में हुआ था। अगला अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? तो अमीर खुसरो के गुरु। अमीर खुसरो के गुरु कौन? निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल आप देखेंगे, देखिए बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था।
अब ध्यान दीजिए अगला, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था किसने? घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। घोड़ा दागने हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो भाई, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन रही? तो भैया सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम है। सुनीता विलियम सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की महिला हैं, लेकिन यह विदेशी वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। भारतीय मूल की महिला हैं लेकिन विदेशी वैज्ञानिक है, यानी अमेरिकी वैज्ञानिक है। बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 9 जनवरी को। चलो आप बताओगे 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेल लिपि दिवस या ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 9 जनवरी को तो भैया भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है। उसके बाद 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। स्टार्टअप डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है 16 के बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस क्या है भैया? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। अगर बात करें 24 जनवरी को तो बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 25 जनवरी को तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी की बात करें तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 30 जनवरी की बात करें, 30 जनवरी को तो शहीद दिवस, गांधी जी की गांधी जी का जो है मृत्यु, शहीद दिवस है। गांधी जी को शहीद आर नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी को। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीद दिवस आदि सारी चीजें मनाई जाती हैं। तो बताओ समझ में आया? एक बार पुनः, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को युवा हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस। 25 को मतदाता दिवस। 26 को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 30 तारीख को शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस। भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला। अगला देखेंगे, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? अगला सवाल है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भैया उदंत मार्तंड है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। कौन सा भैया? उदंत मार्तंड है भारत का पहला समाचार पत्र है। कह रहा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है? आपके पुलिस की परीक्षा में पूछा गया यहीं से जीके कि कुंभ मेला प्रयागराज में किन नदियों के किनारे लगता है? तो मैं बताऊं, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। और अगर हम बात करें कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में लगता है। कहां कहां लगता भैया? 4 राज्य। तो आप याद कर सकते हैं पहुना। पा से आप याद कर सकते हैं प्रयागराज याद कर सकते हैं। हा से हरिद्वार याद कर सकते हैं। ऊ से उज्जैन याद कर सकते हैं। ना से नासिक याद कर सकते हैं। प्रयागराज भारत के 4 राज्यों में, कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। अगर प्रयागराज में बात करें तो गंगा यमुना और पौराणिक
पौराणिक सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। नासिक में किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के। तब प्रयागराज प्रत्येक 12 साल, कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? महाकुंभ कहते हैं। देखो महाकुंभ इस बार लगा था तो देश की, भारत देश की 60% से भी ज्यादा जनता, यानी 140 करोड़ देशवासियों में 60% से भी ज्यादा लोग प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आए थे। विभिन्न देशों से लोग भी आए थे प्रयागराज में गंगा में स्नान, संगम पर स्नान करने के लिए। चलिए, तो कुंभ मेला प्रत्येक, महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों में लगता है, और कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे तट पर यानी संगम पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे प्रयागराज महाकुंभ का मेला लगता है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? तो भैया कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो मैंने आपके लिए ये सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ना लगे तो बिल्कुल लाइक मत करना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपके काम का हो यह वीडियो या यह चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और नहीं काम का हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। और अगर ऐसा लगे कि हमारे काम का यह यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से हमें फायदा होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।